छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं जगविंदर पटियाल। जगविंदर पटियाल की खास बात यह है कि उसका कमिटमेंट केवल पब्लिक से है। पटियाल की कोशिश है कि उसके परीक्षण दर्शकों को पावरफुल बनाएं। आज का पहला परीक्षण चुनाव में रिश्तों के इमोशनल अत्याचार का है। ये कहानी परिवारवाद की नहीं है, बात उन रिश्तों की है जिनके धर्म संकट में वोटर फंस गया है। जहां प्रत्याशी लोकतंत्र के लिए नहीं, अपने रिश्तों के प्रपंच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहां जनहित से ज्यादा ईगो हित इन्वॉल्व है। दोपहर के वक्त घरों में टीवी स्क्रीन पर कब्जा जमाने वाले फैमिली सोप ओपेरा जैसी राजनीति का परीक्षण आज मेरे साथ देखिए, ताकि उस धर्म संकट का अंत हो सके जो वोटर के मन में है। दूसरा परीक्षण कांग्रेस के कंफ्यूजन का होगा। आज पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र देश के सामने रख दिया। हालांकि इसे किश्तों में पहले ही बताया जा चुका है। वायदों का दस्तावेज कम, विरोधाभास का पुलंदा ज्यादा लग रहा है। वैसे सुबह से कांग्रेस का एक विज्ञापन भी चर्चा में है, जिसे लोग करप्शन का कबूलनामा भी कह रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे नए विवाद का परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। तीसरा परीक्षण बीजेपी के जामवंत मंत्र का होगा। बीजेपी का दावा है कि वो चुनाव में 370 सीट जीतेगी, मतलब वर्तमान में 67 से ज्यादा सीटें। इसके लिए बीजेपी कैसे जामवंत मंत्र का अभ्यास कर रही है, ये आपको बताएंगे। आपके इर्द गिर्द ही बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहे हैं, लेकिन इनका असली मकसद आज मैं आपको बताऊंगा। चुनावी राजनीति को समझाने वाले परीक्षण हैं ये, इसे आप जरूर देखिएगा। चौथा परीक्षण देश में बढ़ती उम्र और घटते युवा वोटर्स का है। अच्छी खबर यह है कि देश की औसत उम्र बढ़ रही है, और दुख की बात यह है कि वोटर लिस्ट में 62% युवाओं का नाम नहीं है। ये वो युवा हैं जो पहली बार वोटर बने हैं। आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले लोकतंत्र के जश्न में नेताओं के इमोशनल अत्याचार का परीक्षण करेगा। इस देशव्यापी परीक्षण को शुरू करने से पहले पटियाल आपको चुनाव के बीच लगातार सामने आ रही कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता है, जो इमोशन, एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरपूर है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई रिश्ते चुनावी लड़ाई में आमने सामने हैं। ननद और भाभी का आमना सामना हो रहा है, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच साख बचाने की लड़ाई चल रही है। भाई के सामने एक बार फिर भाई खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश में पिता की राजनीतिक विरासत की लड़ाई में भाई के सामने बहन आकर खड़ी हो चुकी है। बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। लालू परिवार का पॉलिटिकल शेयर बढ़ाने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि दो बेटियां चुनाव मैदान में उतर आई हैं। पति और पत्नी एक ही पार्टी में हैं, लेकिन जिस पार्टी में बीवी को तवज्जो मिल रही है उसमें पति की पार्टी का मर्जर हुआ, फिर भी पति को बगैर टिकट रहना पड़ा। पासवान परिवार के बेटे भाई भतीजे के बाद अब दामाद का पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है। यूपी में इससे ठीक उल्टा हो रहा है। दामाद की चाहत है चुनाव लड़ना, खुद मुंह खोलकर ससुराल की सीट मांग भी रहे हैं, लेकिन सास, बीवी और साले साहब सबने चुप्पी साध रखी है और टिकट कटने से, अत्याचार से आहत होकर, उसके आंसू देखकर कैसे एक बेटी से उसके पिता ने मुंह मोड़ लिया, इतना ही नहीं बल्कि बेटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाभारत के मैदान में अर्जुन का संकट था कि अपने सगों से वो कैसे युद्ध करे, लेकिन चुनाव के मैदान में भी ऐसा होता है क्या? हालात देखकर तो यही लगता है। यहां तो एक दूसरे को पराजित कर सत्ता पाने की होड़ लगी है। फैमिली ड्रामे के इमोशनल अत्याचार में वोटर फंस गया है, फिर भी अत्याचार वाला प्रचार जारी है। सबसे पहले आपको बिहार में दो बहनों की जोड़ी के पास लेकर चलता हूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा और रोहिणी। मीसा लोकसभा हार चुकी हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद हैं। रोहिणी पहली बार चुनाव में आई हैं। इनका एक भावुक पहलू है। लालू जी के शरीर में रोहिणी की किडनी लगी है। मीसा पाटलिपुत्र से और रोहिणी सारण से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के नेता ने बाप बेटी के रिश्ते में किडनी के बदले टिकट की राजनीति को डाल दिया। अब बेटी सबका गिन गिन कर बदला ले रही है। तिला जायचं होतं का? खासदारकी कोणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला. बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कोणाला मिळायला पाहिजे?
आंध्र प्रदेश की राजनीति में भाई और बहन के रिश्ते के बीच लड़ाई छिड़ गई है। भाई जगन मोहन रेड्डी के सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दोहरी चुनौती है। बीजेपी टीडीपी गठबंधन पहले से ही टक्कर दे रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जगन मोहन के सामने उनकी बहन वाईएस शर्मिला को खड़ा कर दिया है। भाई जगन मोहन और बहन शर्मिला के बीच कड़वाहट और बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान शर्मिला अपने सीएम भाई जगनमोहन रेड्डी पर हत्या की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा रही हैं, क्योंकि जगनमोहन ने कडप्पा सीट से अपने चचेरे भाई को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है और उसके पिता अपने ही भाई की हत्या के आरोपी हैं, इसलिए शर्मिला का यह आरोप है। वाईएसआर परिवार में भी चाचा भतीजी, चचेरी बहन और चचेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन बिहार में यह कहावत उलट गई। रामविलास पासवान के चश्मो चिराग यानी चिराग पासवान, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया और अपनी जुमई लोकसभा सीट का टिकट अपने जीजा अरुण भारती को दे दिया, यानी सारे कार्यकर्ता एक तरफ रह गए और बहन का पति दूसरी तरफ रह गए। ये तो आपने बिहार की सारी राजनीति का खेल देखा। एक एक करके हम बता रहे हैं कि किस तरह परिवारवाद और रिश्तों में लिपटी हुई है हमारे देश की कई सूबों की राजनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई सबको पता है। चाचा शरद पवार पार्टी उनकी टूट चुकी है, उसका नाम और निशान छीनने के बाद भतीजे अजीत पवार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अजीत पवार के टारगेट पर अब चचेरी बहन सुप्रिया सुले है। सुप्रिया अपने पिता शरद पवार की सीट बारामती से एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अजीत पवार ने बहन के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतार दिया है। बारामती अब ननद भौजाई की लड़ाई वाली सीट बन गई है। यहां अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने तो हद कर दी, लोकतंत्र के पर्व में भी करवा चौथ टाइप बातें कर रही हैं। कह रही हैं चुनाव में ननद से लड़कर पति परमेश्वर के प्रति दायित्व पूरा कर रही हैं। सुप्रिया सुले ठहरी ननद तो वो भी पूरे तेवर में है। तरी दिल्लीला जायचं होतं का? खासदारकी कोणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला, बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कोणाला मिळायला पाहिजे? महाराष्ट्र में चाचा भतीजा और ननद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट तो चल ही रहा है। ठाकरे परिवार के दो भाई उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के सामने चचेरे भाई राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना को लेकर दोनों भाइयों में बहुत पहले अलगाव हो चुका है और इसी अलगाव की वजह से अब रास्ते भी अलग हो गए हैं, खासकर सियासी तौर पर। अरुण भारती को तो उनके साले से गिफ्ट मिल गया, लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं पासवान साहब की पार्टी की, लेकिन टिकट की टीस गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दिल में भी है। रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ही जीजा शब्द राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हुआ। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वो साले राहुल गांधी या फिर सास सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों की ससुराल की सीट मानी जाती थी और जब तक स्मृति ने अमेठी पर कब्जा नहीं कर लिया था तब तक ये गांधी परिवार के नाम ही लिखी हुई थी। इस बार तो अमेठी और रायबरेली के लिए कहते हैं प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। दामाद राजनीति पर आने के लिए, राजनीति पर चढ़ने के लिए, राजनीतिक मंच पर सवार होने के लिए बेचैन हैं, लेकिन सास शगुन देने पर मुंह ही नहीं खोल रही हैं। पत्नी और साले को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो वाड्रा की बातों को ध्यान से सुने भी। The background being that I'm part of the Gandhi family. As I said, it's not Amethi. People want me to partake in politics from many areas. It's Moradabad or all over UP or wherever I visit. I mean, may it be Telangana or everywhere. They said, you will win with a very large majority. And they feel that all the charity or all the public works that I do, I would be able to do it in a larger way if I was in politics and in public life officially. People would want me to be from many areas because they feel that I could really make a difference and so on. So वाड्रा की पत्नी चुप है तो बिहार कांग्रेस में पति और पत्नी के बीच एंटी क्लाइमैक्स बहुत मुखर है। आप जानते हैं पप्पू यादव को।
चुनाव से पहले अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया। वायदा किया गया कि पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन लालू जी अपने परिवार के चक्कर में सेट नहीं हो पाए। हालांकि पप्पू की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। अब सोचिए, एक ही घर में पति कांग्रेस से परेशान है और पत्नी कांग्रेस से प्रसाद से खुश हो गई हैं। क्या इमोशनल कलह मची होगी? तो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आंतरिक स्टेट से जुड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बस मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट है, वो पूर्णिया से मजबूती से 3 बार इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी गठबंधन को ही मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के टिकट ने बेटी को पिता से बेगाना कर दिया है। कहते हैं कि बेटी के आंसू पिता का कलेजा काट देते हैं, लेकिन यहां राजनीति का मारे पिता अपनी बेटी के रिश्ते काटने की धमकी दे रहे हैं। बेटी है संघमित्रा मौर्य, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद थी। इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद से स्वामी प्रसाद लगातार बयानबाजी कर रहे थे। बाप की गलती की सजा बेटी को मिली, वो भी टिकट कटकर। संघमित्रा मौर्य इतनी आहत हुई कि भावुक हो गई और पार्टी के मंच पर रोने लगी। पिता की पॉलिटिक्स की वजह से बेटी का टिकट कटा, फिर भी पिता बेटी के रोने पर उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। मुझको अपनी बेटी पर, बेटी का नाम शर्माता है, जो मंच पर रो करके अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब इसका थोड़ा है कि उसकी गलतियां माफ हो गई। रोना धोना ये बहुत ही बचकाना चीज़ है, ऊँची चीज़ें है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मसला बेटी का ही नहीं है, यूपी की राजनीति में एक बेटे को भी अपने पिता के बड़बोलेपन की सजा मिल रही है। यूपी के घोसी से अरविंद राजभर को टिकट मिला है। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो अभी यूपी में मंत्री हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में थे। पाला बदलने का फायदा हुआ, लेकिन बेटा जब मैदान में उतरा तो बीजेपी कार्यकर्ता विरोध में खड़े हो गए। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी विरोधी बयान सुनने लगे। उनको बुरा भी लगता था। राजभर बोलते थे, मौका चुनाव का है, हालात नाजुक हैं, तो पिता के गोल माल को ढकने के लिए बेटे को घुटनों पर झुककर माफी मांगनी पड़ी। अब हाईकमान का आदेश आया तो वर्कर और वोटर दोनों दिल पर पत्थर रखे वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब पटियाला कांग्रेस के कंफ्यूजन वाले घोषणा पत्र का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया और नाम दिया है न्याय पत्र। वोट साधना के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी का पासा कांग्रेस ने फेंका। पटियाला कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंफ्यूजन का घोषणा पत्र क्यों कह रहा है, इसकी सॉलिड वजह है। कांग्रेस ने देश के सामने वो घोषणा पत्र रखा है जो किश्तों में पहले भी दुनिया के सामने आ चुका है। इससे पहले आज सुबह देश के अखबारों में कांग्रेस का एक इश्तिहार छपा। कांग्रेस के चुनावी विज्ञापन में लिखा था, मित्रों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक एक को जुमला पार्टी में भर लूंगा। विज्ञापन में आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगाया गया, लेकिन पढ़ने के बाद समझ आता है जैसे ये कांग्रेस का करप्शन पर कबूलनामा है। बीजेपी की नजर भी मैनिफेस्टो पर थी। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसकी फोटो पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने बड़ा बाउंसर मारा, कहा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पर जो वाटर मैनेजमेंट की फोटो लगी है वो अमेरिका के बफेलो रिवर की है और एनवायरमेंटल क्लीनिनेस को लेकर जो फोटो इस्तेमाल किया है वो थाईलैंड का है। कांग्रेस के न्याय पत्र पर जो सियासी युद्ध छिड़ा उसकी क्षमता का परीक्षण भी पटियाला ने किया है। क्या है वो, देखिए आगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें
ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जुमला बनाम कांग्रेस की गारंटी है और मैं अपनी गारंटी पे इसलिए पूरा विश्वास के साथ कॉन्फिडेंट हूँ। घबराहट है, हम उनको चैलेंज करते हैं। इस बार उनकी 150 से 160 सीटें आएंगी। कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता। ये न्याय पत्र नहीं, कांग्रेस का अन्याय पत्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या है और क्या नहीं है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझाता हूं कि मेरे परीक्षण का विषय कांग्रेस का कंफ्यूजन क्यों है। 6 तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 3 मार्च को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से नामांकन भरा, बड़ा रोड शो भी किया, जिसमें कांग्रेस के सहयोगी दल IUML के झंडे और नेता दोनों गायब रहे। ये हैरान करने वाला है। कांग्रेस के कंफ्यूजन की दूसरी तस्वीर अखबारों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन की है। यह करप्शन का विज्ञापन है या कांग्रेस का कबूलनामा? कंफ्यूजन की तीसरी तस्वीर OPS वाली गारंटी की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, हिमाचल में सत्ता का केक भी बनाया, लेकिन लोकसभा वाले न्याय पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गायब है। चौथा कंफ्यूजन CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर है। इसे कांग्रेस मुद्दा बनाती रही, लेकिन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। पांचवा कंफ्यूजन PMLA कानून का है, जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने ही रखी थी। 2024 की लड़ाई से पहले कांग्रेस ने PMLA कानून पर यू टर्न ले लिया। घोषणा पत्र में PMLA कानून में बदलाव का ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। संजय निरुपम के बाद गौरव वल्लभ ने भी हाथ को थैंक यू कर दिया है। दोनों का दावा है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस और उसके कुनबे में कैसे कोई बचेगा, या फिर क्यों उसके कुनबे में इतने लोग कंफ्यूज हैं, यह भी परीक्षण का पहलू है। कांग्रेस पर आरोप है कि वहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। छोटे नेताओं से लेकर आला कमान तक सब कंफ्यूज्ड हैं। आरोप लगाने वाले एक तस्वीर को वायरल कर रहे हैं, जो कि आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के फंक्शन की है। हुआ यूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र की गारंटियां गिना रहे थे। खड़गे ने बड़ी घोषणा की, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देंगे, यह ऐलान किया। पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेसियों की भीड़ थी, लेकिन बड़ी घोषणा पर ताली छोटी पड़ी तो खड़गे को बोलना ही पड़ गया, भाई ताली तो जोर से बजा दो। आरोप लगाने वाले कहते हैं कि कांग्रेसी अपनी कामयाबी पर भी कंफ्यूज्ड है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? अब मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कंफ्यूजन का मीटर दिखाऊंगा। कांग्रेस के चुनावी वायदों पर एक नजर डाल लेते हैं कि घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े वायदे हैं। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जातीय जनगणना करवाएगी, ये मैनिफेस्टो में लिखा गया है। EWS आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल करेगी। आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा देगी। केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। 25 साल के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए देंगे। सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी। पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुआवजा दोनों देंगे। गरीब परिवार और बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। सरकारी नौकरी में 50% महिला आरक्षण। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी। मनरेगा मजदूरी 400 रुपए करेंगे। निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देंगे। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन और 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देंगे। बीजेपी में शामिल लोगों के भ्रष्टाचार की जांच होगी। रफाल सौदा, पेगासस मामला,
पीएम केयर फंड, चुनावी बॉन्ड और नोटबंदी की भी जांच की जाएगी। एक देश एक चुनाव लागू नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर न्याय पर रोक लगेगी। ये बड़े बड़े वादे हैं जो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कंफ्यूजन क्यों है और कौन कौन से मुद्दे इसमें मिसिंग हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है। सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र नहीं है। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस भुनाती रही है, बात करती रही है, लेकिन ये घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि राज्यों में जब भी चुनाव हुए इसको बड़ा मुद्दे के तौर पर कांग्रेस ने पेश किया। कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर सियासी वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो। सीए को लेकर 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी गठित हुई जिसमें था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करना है। उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, और उसने कमेटी ने संस्तुति जानते क्या की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप देनी है। बोला क्या था, सरकारों ने प्रस्ताव क्या पारित किया था, संसदीय कमेटी में लिख के कुछ और आते हैं। अब यहां जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं वो भ्रष्ट हैं? ऐसा इश्तिहार के कारण लगता है। क्या कांग्रेस गारंटी देगी कि कथित वॉशिंग मशीन में धुले और बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों की घर वापसी कतई नहीं होगी? वैसे इन सभी सवालों पर सियासी शमशीरें भी खिंच गई हैं। वॉशिंग मशीन में सियासत जोरदार तरीके से स्पिन हो रही है। 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। नहीं, जो ये वॉशिंग मशीन की बात करते हैं कृपया वो बता दें गंदगी गठरी कहां पे है। मतलब मुझे लगता है एक कहावत होती है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, पर मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपने मुंह मियां फजीयत बनना। मतलब आप आश्चर्य की बात है, आप घोषणा कर रहे हैं अपने को। अगर उनसे पूछे नहीं हम भ्रष्टाचारी थे, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हमारे लोगों ने इतना किया था, बिल्कुल काजल की कोठरी, बिल्कुल काला था हमारा। मुझे लगता है उनसे यह पूछना चाहिए कि पहले आप स्टैंड चेंज कर लिए, हमने स्टैंड नहीं चेंज किया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाता हूं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों के पास चले गए हैं। उन सबके बयान में एक बात कॉमन थी कि कांग्रेस में कंफ्यूजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। 3 अप्रैल को बॉक्सर विजेंद्र ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 3 अप्रैल को ही महाराष्ट्र कांग्रेस के तेज तर्रार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। 4 अप्रैल को कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। 14 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस लीडर मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी। इससे पहले 25 जनवरी को कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया, बीजेपी में शामिल हुए। 13 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। 4 मार्च को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पोरबंदर विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। मोढवाडिया 2011 से 2015 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 26 मार्च को कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन की, लुधियाना से सांसद हैं कांग्रेस के। 14 फरवरी को भिवाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। भिवाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं। अब मैं आपको 2 पूर्व कांग्रेसियों के बयान सुनवाऊंगा जो ये बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और कांग्रेस कितनी कंफ्यूज्ड है। की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया गया। आपने मुझे कोई टीवी डिबेट में देखा? आपने मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कई चीजें अननेगोशिएबल होती है।
जिसके अंदर कोई किसी तरह की मिलावट स्वीकार्य नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण, अर्थव्यवस्था, रोजगार और धर्म की रक्षा, इन चारों में अगर आयोटा भी प्रॉब्लम आई तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ वहां पर नहीं रहे। कांग्रेस के हकों और हितों को त्याग करके शिवसेना के दबाव में आके, शिवसेना के सामने सरेंडर करके पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया और जिस तरीके से सीटें छोड़ दी, उसकी वजह से मैं नाराज था और मैं बार बार बोल रहा था कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगी और मुंबई में हो सकता है धीरे धीरे दफन हो जाए। कंफ्यूज कांग्रेस को और भी तगड़े झटके लगे। अब मैं आपको उन कांग्रेसियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने के बाद ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहले हैं रोहन गुप्ता, कांग्रेस के अहमदाबाद से पूर्व सीट के टिकट उनको दिया गया था, लेकिन उस पूर्व सीट पर वो नहीं लड़े। दूसरे हैं सुदर्शन सिंह रावत, कांग्रेस ने इन्हें राजस्थान की राजसमंद सीट से टिकट दिया था, वो भी पार्टी छोड़ गए। अब पटियाल बीजेपी के जामवंत मंत्र का परीक्षण करेगा। वो प्रयोगशाला आपको दिखाऊंगा जो बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करती है। बीजेपी के मैनेजमेंट का वो फंडा बताऊंगा जो निष्क्रिय वोटर में भी जान फूंक देता है। इस प्रयोगशाला का नाम है प्रबुद्ध जन सम्मेलन। कौन होते हैं ये लोग, कैसे बीजेपी के पक्ष में हवा बनाते हैं, किस रणनीति के तहत काम करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। पहले ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 15 जिलों के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को पूरे देश में लागू करने से पहले इसका बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। कब और कैसे, ये आगे बताऊंगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी की टॉप लीडरशिप शामिल होती है। अब वो चाहे अमित शाह हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात को पीएम मोदी भी करते हैं। उनका भी ये मकसद रहता है कि प्रबुद्ध जनों को मिले, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वो तरीका भी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले आप प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी का मुद्दा क्या होता है वो सुनिए। तो कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज राजनीति की परिभाषा को बदल दिया। भारत की आवाज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आवाज, ये अंतर हमको समझना। जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासूरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया। यहाँ के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। 27 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा। बीजेपी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में समाज के ओपिनियन मेकर्स को शामिल करती है। ये वो लोग होते हैं जिनको समाज अपना आदर्श मानता है या फिर उनकी कही गई बातों पर विश्वास करता है। इनका प्रयोग चुनाव मैनेजमेंट में होता है। कैसे और किस कैपेसिटी में, ये समझिए। लोकसभा, विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, बीजेपी राज्य से लेकर जिला स्तर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी के ये प्रबुद्ध जन होते कौन हैं? इनमें किसी भी शहर के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेखक, शिक्षक,
प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और शहर के बड़े व्यापारियों को शामिल किया जाता है। इन लोगों को क्या काम सौंपा जाता है? प्रबुद्धजन पार्टी के पक्ष में हवा कैसे बनाते हैं? पार्टी की छवि बनाने का काम कैसे करते हैं? वोटर को पार्टी से जोड़ने का काम भी प्रबुद्धजन को ही सौंपा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग वाले दिन वोटर को बूथ तक पहुंचाने का काम भी प्रबुद्धजन ही करते हैं। इस एक्सरसाइज के महत्व और जरूरत को समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते हैं? पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं। चुनाव आयोग के मुताबिक हमारे देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें से करीब 30 करोड़ वोटर निष्क्रिय हैं, मतलब जो मतदाता वोट नहीं डालते। यहां निष्क्रिय वोटर की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ग्रामीण इलाकों में 68% गरीबों ने वोट डाला था, शहरों में 55% गरीबों ने वोट किया था। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 72 और शहरी इलाकों में 68% ने मतदान किया था। वहीं ग्रामीण इलाकों में 69% और शहरी इलाकों में 70% अमीरों ने मतदान किया था। अब जो बच गए उन्हीं निष्क्रिय मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का काम ये प्रबुद्धजन करते हैं। उनके जिम्मे सौंपा है बीजेपी ने। इन्हें इनकी शक्ति का एहसास कराया जा रहा है और यही बीजेपी का जामवंत मंत्र है। सवाल है, क्या 303 सीट से 370 सीट तक पहुंचने के लिए प्रबुद्धजन कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रभावी मतदाताओं को, जो केवल मतदाता नहीं है बल्कि ओपिनियन मेकर हैं, लोगों के मत को तय करने का काम करते हैं, वो प्रबुद्ध है। अलग अलग प्रकार की ऐसी भूमिकाएं निभाने वाले जो केवल अपना मत नहीं बल्कि अन्य संख्या में कई सारे लोगों का मत प्रभावित करते हैं, ऐसे प्रबुद्ध मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार वैचारिक मुद्दों को लेकर के जा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से परिवर्तन हुआ है, एक वोट से क्या बदलाव हुआ है, लोकतंत्र में वोटर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। इन बातों को लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसे प्रभावी मतदाताओं के साथ, प्रबुद्ध मतदाताओं के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और इसका भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लाभ होता है। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना बड़ी चुनौती होती है। बीजेपी जैसे दलों की सफलता में बढ़े हुए मत प्रतिशत का अहम योगदान होता है। हर बार चुनाव में बीजेपी नए वोटरों को जोड़ने का काम करती है, वोटरों को बूथ तक लाना, और इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी भूमिका होती है जो पन्ना प्रमुख होते हैं। अभी तक आपने बूथ प्रमुख सुना होगा, पेज प्रमुख सुना होगा, लेकिन इसी लिस्ट में एक नाम प्रबुद्ध जनों का भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐन मौके पर चुनाव की हवा बदलने में खासी भूमिका अदा कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीएम योगी 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 15 जिलों के प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल हुए थे। दरअसल प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी के लिए ताजा प्रयोग नहीं है। प्रबुद्धजन सम्मेलन कैसे यूपी में बीजेपी की प्रयोगशाला का हिस्सा बने, अब आपको ये मैं विस्तार से समझाता हूँ। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन कराया। इस चुनाव में बीजेपी को 403 में से 255 सीटों पर जीत मिली। साल 2023 के नगर निकाय चुनाव पर भी प्रबुद्ध सम्मेलन का बड़ा असर पड़ा था। बीजेपी ने 17 मेयर, 88 नगरपालिका अध्यक्ष और 191 नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते थे। प्रबुद्धजन सम्मेलन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, विधायकों को संबोधन के लिए बुलाया जाता है। प्रबुद्धजन इन नेताओं का भाषण सुनते हैं और फिर स्विंग वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए मेहनत करते हैं। इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। क्या प्रबुद्धजनों की भूमिका इस बार भी अहम रहेगी? प्रबुद्धजन सम्मेलन के इसीलिए बीजेपी इस बार पूरी तैयारी कर रही है। यूपी के उदाहरण के जरिए आप पूरे देश में बीजेपी की इस चुनावी तैयारी को समझ सकते हैं। प्रबुद्धजन सम्मेलन के लिए पूरे यूपी में 27,000 शक्ति केंद्र यानी सेक्टर बनाए गए हैं। हर शक्ति केंद्र में 8 बूथ आते हैं। यूपी में बीजेपी के 1,63,000 बूथ हैं। हर सेक्टर पर 100 से 150 प्रबुद्धजनों को सम्मेलन में शामिल करने का टारगेट दिया जाता है। लेकिन अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो करीब 2,000 प्रबुद्ध लोगों को सम्मेलन में लाने का टारगेट होता है।
सम्मेलन में नेताओं को सुनने वालों की भीड़ भी होती है, इसीलिए प्रबुद्ध लोगों की मार्किंग अलग से होती है। बीजेपी ने इस पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से भी जोड़कर रखा है। प्रबुद्ध वर्ग के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हैं। करीब 2 करोड़ यूजर्स इन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के टाई अप करके बीजेपी ने ये सिस्टम बनाया है। पूरा व्हाट्सएप से टाई अप करके इनको कैसे जोड़ना है, कैसे इस चेन को लंबा करना है, ये सिस्टम बनाया है। इलाके के हिसाब से सॉफ्टवेयर की मदद से ग्रुप में जा रहे कंटेंट की मॉनिटरिंग भी की जाती है। ग्रुप में केंद्र सरकार की योजनाएं, पीएम मोदी के भाषण क्लिप्स, 400 पार वाला नारा, सब कुछ शेयर किया जाता है। हर सेकंड ग्रुप में 5 से 7 मैसेज आते हैं। हर 3 लोकसभा में मॉनिटरिंग के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी का इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। हर प्रबुद्धजन सम्मेलन में कांग्रेस यानी माफ कीजिएगा केंद्र की योजनाएं, मोदी की गारंटी, सरकार की नीति पॉलिसी, सब कुछ बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि कैसे अपनी विरोधी पार्टियों या विपक्षी पार्टियों के मुद्दों को लेकर उनका किस तरह से उनको गलत ठहराना है या उनमें जो त्रुटियां होती हैं उनको हाईलाइट करना है, ताकि समाज का प्रबुद्ध वर्ग इन योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचा सके। यानी अपनी अच्छाई और दूसरी पार्टियों की या विरोधी पक्षियों की बुराई को कैसे आम जन तक पहुंचाना है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि वोट बढ़ाने के लिए की जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन कितने सार्थक होते हैं। ये जानने के लिए पटियाल ने चुनावी प्रक्रिया और रणनीति के जानकार प्रोफेसर संजय कुमार से बात की। स्विंग वोटर वो वोटर हैं जो किसी एक खास पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े नहीं रहते। पहले के चुनाव में ऐसे वोटरों की तादाद थोड़ी बड़ी होती थी। तकरीबन अगर 96, 98, 99, 2004 या 2009 के चुनाव की बात करूं तो उस समय तकरीबन इनकी तादाद थोड़ी बड़ी थी। आंकड़ों के नज़रिए से देखूं तो शायद 15, 16, 20% ऐसे वोटर होते थे जिन्हें हम स्विंग वोटर कह सकते हैं। लेकिन आज के चुनाव में ये देखने को मिलता है स्विंग वोटर की तादाद कम हो गई है, क्योंकि पार्टी लॉयलिस्ट ज़्यादा हो गए हैं। और आज स्विंग वोटर की तादाद आमूमन 10 से 12% हम कह सकते हैं। अब हर पार्टी ये चाहती है कि चुनाव अगर वो पार्टी लड़ रही है तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती। पार्टी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, रोड शोज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े सभाओं का आयोजन होता है, घर घर जाके प्रचार किया जाता है। तो ये तरह तरह के टूल्स हैं कि मतदाताओं को अपनी ओर कैसे आप लुभाएं। प्रबुद्ध सम्मेलन ये भी एक हथियार है, एक टूल है। उनका एम ये रहता है कि वोटरों को आप अपनी ओर कैसे मोबिलाइज़ करें, और मोबिलाइज़ करने के लिए हर तरह के स्ट्रैटेजी का सहारा लेना पड़ता है। जब आप इस तरह की छोटी सभाएं करते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, तो वहाँ पर एक पारस्परिक संबंध बनने की गुंजाइश होती है, 1-to-1 कांटेक्ट होता है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल तो पीएम मोदी भी होते हैं, लेकिन पीएम का तरीका अलग है। पीएम मोदी कैसे प्रबुद्ध जनों से मिलते हैं, ये आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिएगा कि आपको रिपोर्टर बताएंगे। उन्होंने ये खास रिपोर्ट तैयार की है। बौद्धिक सम्मेलन की शुरुआत सबसे पहले प्रयोग के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। वो जिस भी रैली या यात्रा में जाते वहां पर प्रबुद्ध जनों से एक छोटी सी मुलाकात जरूर करते। इसके लिए मंच के पास ही या फिर किसी गेस्ट हाउस में इंतजाम किए जाते थे। वोटर का मन समझने के हिसाब से ये एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन समय के साथ में इसकी भूमिका खासी बड़ी होती गई। बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में कहा यह जाता है कि वो विक्ट्री मार्जिन का मैनेजमेंट करती है, मतलब हार जीत के फैसले में अहम भूमिका निभाने वाले स्विंग वोट को मैनेज करती है, उन्हें अपने पक्ष में करती है, उनको घर से निकालकर वोटिंग बूथ तक लेकर जाती है। इस तरह से वो हर बार एक नया वोटर वर्ग टारगेट करती है, उसे अपने साथ जोड़ती है। इसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों का कैसे इस्तेमाल होता है, ये आपने आज देख लिया। चुनाव पर ऐसी जानकारी आपको कोई और नहीं देगा, इसीलिए चुनाव आप पटियाल के साथ ही देखिएगा। अब पटियाल 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। यह हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर सियासी घटनाक्रम का असर दिखाएंगे। वोट का अंतर भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। अब तक आप दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश
और महाराष्ट्र का हाल देख चुके हैं और आज पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए जहां कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। वहां पर क्या हाल चल रहा है उसका एक फटाफट हम ट्रैकर आपको दिखाते हैं। अब पटियाल मिसिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स का परीक्षण करेगा। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत निराशा की बात है। देश में पहली बार वोट देने वालों की संख्या जनसंख्या की लिस्ट में है, लेकिन वोटर लिस्ट में वो नाम शामिल नहीं है। आखिरकार ये कैसे हो गया? देश में 18 से 19 साल के लगभग 4 करोड़ 90 लाख युवा हैं। सभी वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि देश में पहली बार वोट देने वालों की संख्या सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख है, यानी 62% वयस्क वोटर लिस्ट में बाहर है। सिर्फ 38% युवा वोटिंग लिस्ट में शामिल है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट में यहां कुछ सवाल उठते हैं। क्या देश का युवा, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, उन्हें वोटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है? पार्टियां युवा युवा चिल्लाती हैं, लेकिन क्या देश के युवाओं का इलेक्शन से ही विश्वास उठता जा रहा है? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां और समाज की दूसरी संस्थाएं युवाओं को वोटिंग के लिए जागरूक नहीं कर पाई हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कई राज्यों के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं। बिहार, दिल्ली और यूपी के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बिहार में एलिजिबल युवाओं में से सिर्फ 17% युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं दिल्ली में 21 और यूपी में ये आंकड़ा 23% है जिन युवाओं ने अपना वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूपी, बिहार में रजिस्ट्रेशन इसलिए भी कम होता है क्योंकि काम और पढ़ाई के चलते सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखा जाता है यहाँ। लेकिन पढ़े लिखे और डेवलप कहे जाने वाले राज्य दिल्ली और केरल का भी यही हाल है, जो कि वाकई चिंता की बात है। यूथ वोटर रजिस्ट्रेशन में तेलंगाना सबसे ऊपर है। 18 और 19 साल के 67% युवाओं का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में 62% का, हिमाचल में 60% का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप खुद सोचिए, मिसिंग फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या कितनी ज्यादा है। देश को युवा शक्ति कहा जाता है, लेकिन नए वोटर्स की दिलचस्पी देश के चुनाव में हम जगा रहे हैं। क्यों नहीं ये कोशिशें पार्टियां करती हैं? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनमें भी पता नहीं कितने वोटिंग वाले दिन बूथ तक पहुंचे। पटियाल की प्रार्थना है कि जिनकी उम्र वोटर बनने की है वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और जो वोटर लिस्ट में हैं वो वोट जरूर दें। कुछ नए वोटर से हमने बात भी की है। बनवा के करना भी क्या है वोटर आईडी कार्ड? वोट देना है, वोट देने से फ़ायदा क्या? सभी पार्टी एक जैसी होती हैं, अपने मतलब से मतलब रखती हैं, काम साधती हैं। सभी नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं, फिर वोट डाल के क्या फ़ायदा? मेरा उतना मतलब नेता लोगों को और इलेक्शन को लेके उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। इलेक्शन में कोई फेयरनेस नहीं है अब, और जैसा कि आजकल चल ही रहा है इतना सब कुछ, वहाँ कोई मतलब जो चीज़ है, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ होती नहीं है। तो इसमें मतलब कोई जब फेयरनेस ही नहीं है तो इलेक्शन का क्या मतलब है उसमें? युवा अपना वोट मतदान करती है मतदान केंद्र में, तो युवा को लगता है कि जो जिन चीज़ों पर सरकार बनी है वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, वो बुनियाद होनी चाहिए आने वाली सरकारों के लिए। पर जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो युवा को और मेरे को लगता है बाकी समाज को भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनके वोट देने का जो महत्व है, जो एसेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। अब पटियाल मनुष्यों के चिरंजीवी होने की इच्छा का परीक्षण करेगा। हमारे बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देते हैं तो यही कहते हैं, चिरंजीवी हो, आयुष्मान भव। इसका मतलब उम्र लंबी हो जाए और आप स्वस्थ रहें। इस आशीर्वाद को पूरा करने वाली ही एक नई खबर आई है। देश की औसत उम्र बढ़ गई है। दुनिया के नामी मेडिकल जर्नल लैंसेट ने यह खुशखबरी दी है। भारत में 1990 के मुकाबले औसत उम्र 8 साल बढ़ी है, जबकि दुनिया की उम्र में सुधार का ये औसत 6 साल 2 महीने है। अगर इस जानकारी को भारत में जनसंख्या ऑफिस की सूचनाएं से मिलाएं तो हमें पता ये चलता है कि 1975 में औसत उम्र 49 साल 7 महीने थी, जो कि 2019 में बढ़कर 69 साल 7 महीने हो गई। यानी 50 साल में भारतीयों की औसत आयु 20 साल बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीमारियों से होने वाली मौत में भी गिरावट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उम्र में सुधार के पीछे देश की हेल्थ सर्विसेज में सुधार और प्रसार है, क्योंकि आज देश में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा है। फिर चाहे वो सांस लेने में तकलीफ हो, कैंसर, स्ट्रोक हो, हृदय रोग हो या फिर कोई आम बीमारियां, उनसे होने वाली मौतों में कमी आई है।
एक और चौंकाने वाली बात आपको बताता हूं। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना महामारी ना फैलती तो लोगों की औसत उम्र में 2 साल और बढ़ोतरी हो सकती थी। अब उम्र बढ़ने के इंडेक्स में दुनिया के अच्छे बुरे देशों की संख्या भी देख लीजिए। नंबर 1 पर है भूटान, जहां औसत उम्र 13.6 साल बढ़ गई है। बांग्लादेश में 13.3, नेपाल में 10.4 और पाकिस्तान में 2.5 साल की औसतन बढ़ोतरी हुई है। तो ये था आपकी उम्र का लेखा जोखा और आपकी उम्र से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर। पब्लिक इंटरेस्ट में आप बारी आपके कमेंट्स की है, देख लेते हैं आपने क्या लिखा है हमारे कल के शो पर। ये लिखा है, आफ्टर सीइंग फ्यू ऑफ योर परीक्षण आई हैव रीगेन्ड ऑल माई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन इंडियन मीडिया आफ्टर सेवरल ईयर्स देयर इज ए समबडी वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन विदाउट शोइंग टुवर्ड्स एनी साइड, वन हैविंग कमिटमेंट ओनली टू द पब्लिक। एक ही पत्रकार काफ़ी है। भुवन जी, बहुत बहुत शर्म आपका धन्यवाद इस सारी तारीफ के लिए। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। अब मुलाकात आपसे सोमवार को रात 9 बजे होगी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।